हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का एक पार्ट कवर किया था, जो कि बहुत छोटा सा लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक अजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में पढ़ाया था। मैंने आप सभी को बताया था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कौन कौन सी मान्यताएं मानी गई हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस थे ये, और आगे के टॉपिक्स में इनका यूज भी होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आरसीसी की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग वहां से जाकर के पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक नंबर 2 से, जिसमें सबसे पहले हम परमिजिबल स्ट्रेस की स्टडी करेंगे। देन आफ्टर नीचे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर अगर कल का लेक्चर आपने देखा होगा तो टॉपिक्स के नाम पहले ही लिख लिए होंगे सभी ने। फिर भी अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप देख सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर ये टोटल 6 टॉपिक हैं, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर ना? तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिए परमिजिबल स्ट्रेसेस। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ, और दोनों लैंग्वेज में ही हम कंटेंट तैयार करेंगे, जिससे कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी इसको ईजिली, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ईजिली इसको समझ सकें। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग हेडिंग परमिजिबल स्ट्रेसेस। हिंदी में इसको अनुज्ञेय प्रतिबल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अनुज्ञेय प्रतिबल। सबसे पहले हम समझेंगे परमिजिबल स्ट्रेस क्या होता है, उसके बाद हम आगे फिर वैल्यूज देखेंगे। चलिए, लिख ली सभी ने हेडिंग लिख लीजिए आप। टॉपिक नंबर 2 है आज हमारा, जिसका नाम है परमिजिबल स्ट्रेस। परमिजिबल स्ट्रेसेस, हिंदी में कहते हैं इसको अनुज्ञेय प्रतिबल। अब पहले तो इसकी एक बार आप डेफिनेशन सुन लो, एक्चुअल में मतलब क्या होता है परमिजिबल स्ट्रेस का, कहते किसे हम परमिजिबल स्ट्रेस। तो परमिजिबल स्ट्रेस एक ऐसी स्ट्रेस होती है जिस पर हम किसी भी आरसीसी सेक्शन को डिजाइन करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। नाम से पता चल रहा ना, परमिजिबल मतलब परमिशन, जिस स्ट्रेस की परमिशन दी गई है डिजाइन करने के लिए, वह स्ट्रेस हमारा परमिजिबल स्ट्रेस होगा। अनुज्ञेय प्रतिबल होगा जिस स्ट्रेस की, जिस प्रतिबल की हमें, अनुज्ञेय मतलब जिसकी हमें आज्ञा दी गई कि आप इस स्ट्रेस पर किसी भी सेक्शन को डिजाइन कीजिए, वह स्ट्रेस क्या होता है हमारा, परमिजिबल स्ट्रेस होता है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? परमिजिबल स्ट्रेस मतलब जिस स्ट्रेस की वैल्यू पर हम किसी भी आरसीसी सेक्शन को वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन करते हैं, वह स्ट्रेस होता है परमिजिबल स्ट्रेस। अब इस परमिजिबल स्ट्रेस पर ही हम कार्य करेंगे, तो इसीलिए इस स्ट्रेस का दूसरा नाम भी होता है, जिसे हम वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग स्ट्रेस। चूंकि हम किसी भी सेक्शन पर जो कार्य करेंगे इसी स्ट्रेस पर करेंगे। अब कार्य कर रहे हैं तो इसीलिए इसको हिंदी में कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? कार्यकारी प्रतिबल। इतना बोलिए, सभी को समझ आ रहा है ये? ठीक है, अब इसका फॉर्मूला सुनेंगे ध्यान से। कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए, दोनों के लिए परमिजिबल स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग होती है। चूंकि हमारा जो आरसीसी सेक्शन होता है उसमें दो ही चीज हम यूज करते हैं, एक तो कंक्रीट, दूसरा स्टील। तो कंक्रीट के लिए निकालेंगे परमिजिबल स्ट्रेस की वैल्यू, और दूसरा स्टील के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कंक्रीट के लिए देख लेते हैं, देन आफ्टर स्टील के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, परमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। परमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल। अब कंक्रीट में कितना अनुज्ञेय प्रतिबल होगा, इसको कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए क्या है, फॉर्मूला बनाया गया। ठीक, फॉर्मूला क्या था? यहाँ तो हम कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेते हैं। आप अल्टीमेट भी लिख सकते हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है दोनों का। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समझ पा रहे हैं?
इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में, कंक्रीट की चरम सामर्थ्य, अल्टीमेट मतलब चरम, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, चरम सामर्थ्य, और नीचे सुरक्षा गुणांक, इसकी हिंदी होती है सुरक्षा गुणांक। अगर आपसे परिभाषा भी पूछ लेना वर्किंग स्ट्रेस की या फॉर्मूला पूछे तो कह देना अल्टीमेट स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड कर देते हैं। अब कंक्रीट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है एंड कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक की वैल्यू कितनी होती है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, आपको इजीली समझ में आएंगी चीजें। जैसे सुनिए ध्यान से इधर, जैसे मैंने कोई कंक्रीट यूज की, लाइक डेट मैंने M15 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर ली। ठीक है, सुनना ध्यान से, M15 ग्रेड की मैं कंक्रीट का यूज कर रहा हूं, तो इस M15 ग्रेड में ये जो 15 लिखा हुआ, ये वाला 15, ये 15 क्या होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया था, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है, जिसे हम FCK से डिनोट करते हैं। किससे? FCK से हम इसको प्रदर्शित करते थे। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, जो कि न्यूटन पर mm में होता है, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। इस जो आपका ये FCK की वैल्यू है ना, इसी को हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर हमने M15 ग्रेड की कंक्रीट यूज की है तो ये जो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गई। अगर M20 ग्रेड यूज की है तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या होगा, कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाएगी। मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ इस ग्रेड की कंक्रीट की नहीं होगी, सबसे अधिक यही है। अब एक चीज़ सुनना ध्यान से, अगर हम कोई भी RCC सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे तो क्या हम ऐसा कभी सोचेंगे कि इसके ऊपर इतना लोड आ जाए, यानी कि 15 न्यूटन का लोड पर mm स्क्वायर एरिया के हिसाब से इस पर लोड कार्य करे? कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम जब डिजाइन करेंगे इसको तो पहले ही कह देंगे कि इस पर इससे ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए। किससे ज़्यादा? इसकी परमिजिबल वैल्यू से ज़्यादा लोड इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर परमिजिबल वैल्यू से ज़्यादा लोड आ गया तो हालांकि ये सहन तो कर लेगा, लेकिन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया तो उसके बाद टूट जाएगा फिर ये। इसीलिए हम कोई भी स्ट्रक्चर जब डिजाइन करते हैं तो उस केस में परमिजिबल वैल्यू पर डिजाइन करते हैं, अल्टीमेट पर डिजाइन नहीं करते। उसको क्यों नहीं करते? क्योंकि अल्टीमेट तो 15 हो गया। अब आपने अगर इसके लिए डिजाइन कर दिया और गलती से भी थोड़ा भी लोड ज़्यादा आ गया तो स्ट्रक्चर तुरंत आपकी फेल हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, ये इसमें हम सुरक्षा गुणांक से भाग कर देते हैं। हर एक पदार्थ का अपना एक अलग सुरक्षा गुणांक होता है। तो कंक्रीट का जो सुरक्षा गुणांक है वो 3 है। कितना है? 3। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 3 है और लिमिट स्टेट मेथड में इसका 1.5 होता है, वो आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल WSM मेथड की सुन लेंगे ध्यान से। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है? ये तो क्या है इसकी, ये होती है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, या इसी को हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहेंगे। इसकी अधिकतम सामर्थ्य ये है। अब हम क्या करेंगे, अब सुरक्षा गुणांक और ले लेंगे यहाँ पर। तो सुरक्षा गुणांक सुन लीजिए जरा, सुरक्षा गुणांक कितना लेते हैं। मैं इसको हटा दूँ, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैं शॉर्ट में FOS लिख रहा हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को FOS। किसके लिए? फॉर कंक्रीट। ठीक है, फॉर कंक्रीट यानी कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक, कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक। कंक्रीट के लिए जो हम सुरक्षा गुणांक लेते हैं ना, यहां पर हम इन बेंडिंग कंप्रेशन यानी इन बेंडिंग कंप्रेशन में लेंगे। बेंडिंग कंप्रेशन से मतलब क्या है, हम कंप्रेशन में 2 तरह से सुरक्षा गुणांक लेते हैं। एक तो डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड आ रहा है तब, दूसरा बेंडिंग कंप्रेशन लोड आ रहा है तब। तो यहां पर हम किसका लेंगे, इन बेंडिंग कंप्रेशन। इन बेंडिंग कंप्रेशन। इन बेंडिंग कंप्रेशन से मतलब क्या है, नमन संपीड़न या बंकन संपीड़न। बंकन संपीड़न में इसकी जो वैल्यू होती है कितनी लेते हैं हम, 3 लेते हैं। 3। अगर डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करते तो उस केस में 4 होती है वैल्यू, इसको ध्यान रखना। डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालेंगे हम तो वहां पर 4 लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू। लेकिन हम इन बेंडिंग कंप्रेशन निकालते हैं, जिसको बताएंगे आपको नाम इसका आगे, सिग्मा CBC कहते हैं। स्टार्टिंग है इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ पूरी तरह से, ताकि चीज आपको बिल्कुल क्लियर होती रहे। तो कितना, इन बेंडिंग कंप्रेशन बंकन संपीड़न में 3 लेते हैं इसकी वैल्यू। अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं सभी वैल्यूज को। मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ जो आप लोगों को याद करनी है, इधर बना लेते हैं यहाँ पर।
ठीक है, ये टेबल आप सबको याद करनी है। एक तरफ तो आप क्या लिखेंगे, ग्रेड, क्या लिखेंगे आप, ग्रेड लिखेंगे, ग्रेड यहाँ पर लिख लीजिएगा आप क्या, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की ग्रेड, इतना तो आता होगा हिंदी वाले बच्चों को, लिख लेंगे ना कंक्रीट की ग्रेड। हम M15 से शुरू कर रहे हैं, M15, M20, M25, M30, M35, M40, मैं 40 तक लिखवा रहा हूँ सिर्फ, बाकी आप चाहे जितने तक लिख लेना, सब वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं आप, ठीक है, 40। इसके बाद इधर लिखेंगे आप क्या, इधर ये लिखेंगे परमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, क्या लिखेंगे, परमिजिबल स्ट्रेस, परमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, इन कंक्रीट, कंक्रीट में परमिजिबल स्ट्रेस की वैल्यू लिख रहे हैं हम, और किस में लिख रहे हैं, इन बेंडिंग कंप्रेशन, इन बेंडिंग, इन बेंडिंग कंप्रेशन, ठीक है। इसका जो नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है, इसका नाम सुन लीजिए, इसका नाम होता है सिग्मा, तो हो गया स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा CBC, सफिक्स में लिखते हैं इसको, सिग्मा CBC ऐसे, ठीक है। सिग्मा C मतलब हो गया, सिग्मा मतलब तो हो गया परमिजिबल स्ट्रेस, C मतलब हो गया इन कंक्रीट, B मतलब बेंडिंग, C मतलब कंप्रेशन, समझ पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये, परमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, समझ पा रहे हैं सभी। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या क्या निकलेंगी, इनको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्मा CBC की वैल्यू ये 15 है, अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। ये आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू पता है 3 है, तो 15 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 5। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में ले रहे हैं, किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, 5 आ गई। अब 20 को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 6.66 आएगा ना, 6.66। तो 6.66 को हम यहाँ पर 7 यूज कर लेते हैं, कितना, 7 यूज कर लेते हैं, 7.0 लिख देना इस तरह से, या फिर डायरेक्ट 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 25 है, 25 को 3 से भाग कीजिए, 3 अट्ठे 24, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इसको हम 8.5 यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये IS कोड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड वैल्यू है, IS 456/2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 30 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो यहाँ जाकर कितना, 10 ले लेंगे। 35 को कीजिए भाग इससे, 35 को, तो 11 या 33, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 11.5 यूज करते हैं, 11.5 यूज करते हैं, ठीक है। 40 से 13 39 लगभग 13 के समथिंग आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 13 वैल्यू यूज कर लेंगे, कितना, 13, समझ पा रहे हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू 5, 7, 8.5, 10, 11.5, 13, ठीक है। ये सभी वैल्यूज क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, देख लें एक बारी, 5, 7, 8.5, 10, 11.5, 13, बिल्कुल सही है। ये सब वैल्यूज हो गई आपकी, ठीक है। बाकी आप और भी आगे निकाल सकते हैं, हालांकि यूज केवल 25-30 तक ही होता है। आप इनको याद कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। कैसे निकाला है हमने, 15 को 3 से भाग किया, 15 को 3 से भाग किया, पहली वैल्यू निकल गई। फिर हमने 20 को 3 से भाग किया, दूसरी वैल्यू आ गई जो 8.33 समथिंग आएगा, नहीं 6.66, हम इसको 7 ले लेते हैं। फिर हम 25 से भाग करेंगे, ऐसे सबको 3 से डिवाइड करके ये वैल्यूज ले ली। वैल्यू आपको ये वाली लिखनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, समझ पा रहे हैं सभी लोग। सिग्मा CBC की वैल्यू सबको क्लियर हुई। तो ये तो आ गया कंक्रीट में परमिजिबल स्ट्रेस की वैल्यू, आप इसको नोट कर लीजिए एक बारी, इसको लिख लीजिए सभी लोग। अब मैं आपको बताता हूँ किसमें, स्टील में। हटाएं इसको, चलिए इसको हटाते हैं और स्टील में देखेंगे परमिजिबल स्ट्रेस की वैल्यू। इस टेबल को आप बना लीजिएगा। आगे देखिए अब स्टील, ये लिखना ना भूलें, इन बेंडिंग कंप्रेशन, गलती से भी आपने डायरेक्ट कंप्रेशन लिख दिया तो वैल्यू बदल जाएंगी। वो सिग्मा CC होता है, ठीक है, वो सिग्मा CC होता है, लेकिन हमारा जो यूज होगा सिग्मा CBC यूज होगा, इसीलिए हम सिर्फ सिग्मा CBC की वैल्यू देखेंगे। अब आगे लिख लीजिए आप लोग क्या, परमिजिबल स्ट्रेस इन स्टील, इन स्टील, स्टील मतलब इस्पात, इस्पात में अनुज्ञेय प्रतिबल। तो यहाँ पर इस्पात में क्या लेते हैं हम, स्टील में, स्टील में अल्टीमेट ना लेके यील्ड स्ट्रेस का यूज करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ कह दीजिए, YIELD, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड मतलब होता है पराभव, पराभव।
पराभव सामर्थ्य लेते हैं, ठीक है। बाकी नीचे सुरक्षा गुणांक ही रहेगा। कंक्रीट के केस में हम क्या ले रहे थे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसके केस में यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं। अब कंक्रीट की यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, सपोज कीजिए ये कंक्रीट की ग्रेड दे दी, ये क्या है, ये कंक्रीट की ग्रेड है कोई भी, सॉरी स्टील की ग्रेड है कोई भी, Fe 250। यहाँ पर आपको स्टील की ग्रेड दे रखी है Fe 250। अब इस Fe 250 में ये 250 लिखा हुआ है ना, ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है, जिसको Fy से डिनोट करते हैं। Fy से कितनी होती है, ये कितना है, 250 है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। समझ पा रहे हैं, सभी को समझ आ रहा है ये चीज़। तो ये क्या है इसकी, ये यील्ड स्ट्रेंथ है स्टील की। क्लियर यहाँ तक, यहाँ स्टील कर लीजिए तभी तो कंफ्यूज हो गए। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, स्टील, ठीक, इस्पात। समझ पा रहे हैं ना। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील लेंगे यहाँ पर, तो स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, जब भी हम स्टील का कोई ग्रेड यूज करेंगे, ग्रेड के पीछे जो नंबर लिखा होता है यही इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है, पराभव प्रतिबल होता है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब इसको हटाते हैं और देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे सेम पीछे की तरह ही। सबसे पहले हम स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक देखेंगे कितना होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन स्टील, स्टील या फॉर स्टील, फॉर स्टील लिखिएगा, फॉर स्टील, हिंदी में कह दीजिएगा अब इस्पात के लिए, इस्पात के लिए सुरक्षा गुणांक, इस्पात के लिए सुरक्षा गुणांक कितना लेते हैं हम, तो इस्पात के लिए ध्यान रखेंगे 1.78 लेते हैं। कितना, 1.78, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं। हमने स्टील में किस में स्टील में जो उसमें कंक्रीट में जो हमने परमिसिबल स्ट्रेस निकाली थी वो कंप्रेशन में निकाली थी ओनली, हमने टेंशन में नहीं निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टील में क्या करेंगे, आपको ये अजम्पशन भी बताया गया था। अजम्पशन में क्या मान्यता होती है WSA मेथड की, कि स्टील में ओनली टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में कंप्रेसिव स्ट्रेस भी उत्पन्न होती है स्टील में, लेकिन WSA मेथड में केवल स्टील की टेंसाइल स्ट्रेस को ही लिया जाता है। बट मैं यहाँ आपको दोनों बता दे रहा हूँ, टेंसाइल स्ट्रेस भी और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी, बट हम यूज ओनली टेंसाइल स्ट्रेस का करेंगे। समझ पा रहे हैं सभी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। यहाँ लिखेंगे क्या, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसमें, टेंशन में, इन टेंशन। टेंशन के केस में देखिए, टेंशन के केस में ABCD करके लिखना। पहले लिखेंगे फॉर माइल्ड स्टील, किसके लिए, फॉर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। हिंदी वाले बच्चे इसको मृदु इस्पात कह सकते हैं, मृदु इस्पात के लिए। तनन में निकालना है मृदु इस्पात के लिए। तो मृदु इस्पात की ग्रेड आप सब जानते हैं, माइल्ड स्टील की ग्रेड Fe 250, ये आपको लिखवाई गई थी, ठीक है, Fe 250। समझ पा रहे हैं। अब Fe 250 के लिए इसे डिनोट किससे करेंगे, सिग्मा S, S मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, और यहाँ निकाल के इसमें टेंशन में तो T लगा देंगे, T, सिग्मा ST। सिग्मा ST का पूरा नाम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन, सिग्मा ST। सिग्मा ST की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 250 है, इसको 1.78 से डिवाइड कीजिए। अब यहाँ पर जो वैल्यू हम लेते हैं ना, यहाँ पर 1.78 से डिवाइड करेंगे तो 140 के समथिंग आएगा। आप करके देख लीजिएगा, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। समझ पा रहे हैं कितना लेंगे आप, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, बिल्कुल राइट है, इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है आपको कि आप जिस स्टील की छड़ का यूज कर रहे हैं, सरिया का यूज कर रहे हैं, अगर उसका व्यास, फाई मतलब होता है डायामीटर, व्यास 20 mm तक है, तब आप इस वैल्यू को यूज करेंगे। अगर जो सरिया आपने यूज किया, ये सरिया होगी जैसे ये वाली जो आप बिल्डिंग में यूज करते हैं सरिया, ठीक, अगर इसका ये जो व्यास है ना डायामीटर, ये अगर ये 20 mm तक है, केवल 20 mm या इससे कम है, तो उस केस में से एक तो 140 यूज करेंगे माइल्ड स्टील के लिए। एंड अगर ये डायामीटर 20 mm से ज़्यादा आ जाए तो इसको 130 यूज करते हैं। कितना, 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाई की वैल्यू अगर 20 से ज़्यादा हो, फाई यहाँ पर क्या है, स्टील की छड़ का व्यास है, डाया ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील का डाया है ये। यहाँ तक समझ आया पहला। दूसरा देखिए, दूसरा माइल्ड स्टील के बाद हम मीडियम टेंसाइल स्टील देखते हैं। फॉर मीडियम
मीडियम टेंसाइल स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील मतलब मध्यम तनन इस्पात, इसकी जो ग्रेड होती है 345 होती है। कितनी होती है? Fe 345, Fe 345। इसके लिए सिग्मा एस टी की सिर्फ एक वैल्यू लेंगे हम। ये दोनों वैल्यू तो Fe 250 के लिए थी, Fe 345, 345 को डिवाइड करके देखो किससे 1.78 से, 345 डिवाइड बाई 1.78 तो 193 आ रहा, तो 190 यूज करते हैं। कितना? 190 लेते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में, याद रहेगा सभी को। इसके बाद तीसरा आता है हमारा H/SD फॉर H/SD स्टील। H/SD स्टील के बारे में आपको पढ़ाया गया है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। इसका ग्रेड हम पहले ले रहे हैं Fe 415 के लिए, फिर लेंगे Fe 500 के लिए, ठीक। सिग्मा एस टी की वैल्यू देखो, Fe 415 के लिए 415 को डिवाइड करो 415 डिवाइड बाई 1.78 तो ये 233 आ रहा, 230 लेते हैं। कितना? 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद हम लेंगे फिर कौन सा? Fe 500 ग्रेड, ये भी H/SD होता है 500 ग्रेड भी, ठीक है। Fe 500 ग्रेड के लिए सिग्मा एस टी की वैल्यू 500 को डिवाइड करो 500 को 1.78 से, तो ये 280.89 आ रहा है, 275 यूज करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ये सभी परमिजिबल स्ट्रेस हो गई किसमें? टेंशन में। किसमें होगी? टेंशन में। अब कंप्रेशन में और बता दे रहा हूँ, हालांकि स्टील में हम केवल टेंसाइल स्ट्रेस का यूज करेंगे। जिस तरह से हमने कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस ली थी जो 5, 7, 8.5, 10, 11.5 और 13 इस तरह से निकाली थी, वैसे यहाँ पर ये वाली वैल्यू अगर Fe 250 ग्रेड दे रखी है तो टेंशन के केस में परमिजिबल स्ट्रेस स्टील में सिग्मा एस टी 140 होता है। कब? जब व्यास 20 mm से कम है या बराबर है, 20 से ज़्यादा तो 130 यूज करेंगे। और मीडियम टेंसाइल स्टील है Fe 345 ग्रेड के लिए 190 यूज करते हैं, 415 के लिए 230, Fe 500 के लिए 275 यूज करते हैं। इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये और ये बार बार क्वेश्चन में यूज होंगी, ठीक है। Fe 250 की सिग्मा एस टी बराबर 140, Fe 415 के लिए सिग्मा एस टी बराबर 230। ये आपको अच्छे से रट लेनी है वैल्यूज, समझ आ रहा है। टेंशन में लिख लेंगे इन सब वैल्यू को। इनकी हिंदी तो कुछ किसी को नहीं पूछनी ना, सबको पता है, इसकी हिंदी तो ऑलरेडी बता चुके हैं पहले ही। अब चलिए आगे देखते हैं क्या, हम आगे कंप्रेशन में देखते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ, कंप्रेशन में देख लीजिए इसी वैल्यू को। ये सब लिख करके इनको याद करना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एग्जाम तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं छोड़ना कुछ भी डिटेल में ही करा दे रहा हूँ पूरा आपको, ताकि दोबारा आरसीसी ना पढ़ना पड़े। बहुत बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर जेईई लेवल का ही बता दीजिए, तो मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आपके काम का तो सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मूला था और 2 छोटी छोटी वैल्यू थी डिप्लोमा के लिए, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे आपको बेटर होगा, ठीक है। अब किस में निकालेंगे? अब निकालेंगे इन कंप्रेशन, इन कंप्रेशन में चारों के लिए देखो, पहले Fe मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब Fe 250 के लिए ये माइल्ड स्टील होता है। अब सिग्मा एस लिखेंगे, यानी क्या हो गया? परमिजिबल स्ट्रेस इन स्टील हो गया। अब यहाँ सी लिखेंगे, टी ना लिख के सी मतलब इसमें कंप्रेशन में, ठीक। तो 250 के लिए वैल्यू Fe 250 के लिए, उसके बाद दूसरी वैल्यू लिखेंगे किसके लिए? Fe 345 के लिए, तीसरी वैल्यू Fe 415 के लिए, फिर चौथी वैल्यू Fe 500 के लिए। अब कंप्रेशन के केस में आप देखिए कितनी कितनी वैल्यू आएंगी इनको। ये कितना आ रहा है? 250, ये वाला 250 का 130, ये आएगा 130, फिर ये आएगा आपका 190, इसके लिए भी हम 190 ही यूज करते हैं, यस 190 यूज करते हैं इसके लिए। और Fe 500 के लिए इट इज़ नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड। कंप्रेशन में Fe 500 का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप याद कर लेना न्यूटन पर mm स्क्वायर में। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके नहीं निकालते, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू डायरेक्ट आपको याद करनी है, कर लेंगे ना याद, सभी को याद हो जाएंगे ये वैल्यूज। तो कंप्रेशन वाली हालांकि ये यूज नहीं होंगी, कॉम्पिटिशन में ये पूछी जाती है वैल्यू, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। तो परमिजिबल स्ट्रेस पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। कंक्रीट का भी हम सीख चुके और हम स्टील का भी सीख चुके हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको जो भी कंक्रीट की ग्रेड दी जाएगी उस ग्रेड के हिसाब से उसकी परमिजिबल स्ट्रेस बता देंगे हम कितना होगा, ठीक। 3 से डिवाइड करके देख लेना, आपको कंक्रीट का मिल जाएगा। बट ध्यान रखना कंक्रीट में हम ओनली इन बेंडिंग कंप्रेशन निकालते हैं,
जबकि स्टील में हम क्या निकालते हैं, इन टेंशन और इन कंप्रेशन दोनों अलग अलग। टेंशन के केस में जो वैल्यूज आई थी उनको आप याद करना, कंप्रेशन वाली को फ्यूचर के लिए याद करके रख लेना, ठीक है। ये आपको डिप्लोमा में यूज़ नहीं होने वाली। चलिए इनको हटा देते हैं अब, तो हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो चुका है। और अब अगला टॉपिक देखते हैं, तीसरा। अब आप लोग तीसरे टॉपिक की हेडिंग लिख लो, मॉड्यूलर रेशियो। चलिए टॉपिक नंबर 3, मॉड्यूलर रेशियो, हिंदी में मापांक अनुपात, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो में आगे एम आ रहा है तो इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ES अपॉन EC। कैपिटल E का नाम आप सबने अच्छे से सुन रखा है। कैपिटल E क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, यंग प्रत्यास्थता मापांक होता है। S मतलब स्टील हो गया, तो स्टील में यंग प्रत्यास्थता मापांक और नीचे कंक्रीट में यंग प्रत्यास्थता मापांक, इन दोनों के अनुपात को कहेंगे मापांक अनुपात। तो मैं ये नाम लिख देता हूँ इन दोनों के। ES का नाम क्या होगा, पहले इंग्लिश में लिखते हैं हम, पहले इंग्लिश में क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी किस में, स्टील का, तो ऑफ स्टील यानी इस्पात, इस्पात का यंग प्रत्यास्थता मापांक, प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता मापांक, ठीक। एंड EC क्या होगा, EC होगा यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ऑफ कंक्रीट, हिंदी में कंक्रीट का यंग प्रत्यास्थता मापांक, कंक्रीट का यंग प्रत्यास्थता मापांक। अब अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश में तो बोलेंगे क्या, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड एज मॉडुलर रेशियो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। क्लियर ना। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे, इस्पात का यंग, इस्पात के यंग प्रत्यास्थता मापांक तथा कंक्रीट के यंग प्रत्यास्थता मापांक के अनुपात को मापांक अनुपात कहते हैं। इसको खुद से लिखना अपने नोट्स में, ठीक है, लिख लेंगे इतना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनकी वैल्यूज पर। ES और EC की वैल्यू क्या होंगी, तो ES की जो वैल्यू होती है यानी स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो सभी ग्रेड की स्टील के लिए, यहाँ लिख देना क्या, फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील, फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील, सभी ग्रेड की स्टील के लिए ES बराबर होता है 2 गुणा 10 की घात 5। एक्चुअल में 2.1 होता है लेकिन हम 2 गुणा 10 की घात 5 यूज कर लेते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में, याद रहेगा सभी को। एंड EC क्या होता है, EC का आपको नाम पता ही है, यहाँ लिखा हुआ है। EC की जो वैल्यू होती है, EC की वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से अलग अलग निकालते हैं। EC का फॉर्मूला होगा यहाँ पर 5000 अंडर रूट FCK, 5000 अंडर रूट FCK मैंने आप सबको पढ़ाया है। FCK की वैल्यू आप सब जानते हैं, FCK का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, या इसी को अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कहते हैं कंक्रीट की, ऑफ कंक्रीट। हिंदी में कहते हैं ना कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, समझ पा रहे हैं। इसकी वैल्यू आप सब जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या क्या होती है, जैसे अगर कोई ग्रेड ले रखे मैंने स्टील की, लाइक डेट M15, M20, M25, ये कुछ भी ले लिया तो इसके पीछे ये जो नंबर लिखा होता है, ये वाला नंबर, ये नंबर यही क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। FCK की वैल्यू होती है जो न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है, ये आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, समझ पा रहे हैं ना। तो
एफ सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो हमें इजीली क्या मिल जाएगा, ई सी मिल जाएगा। जैसे मैंने कह दिया M20 ग्रेड है हमारे पास, कितनी है M20, तो एफ सी की वैल्यू 20 हो गई। या मैंने कह दिया M25 है, तो M25 में एफ सी की वैल्यू 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ 25 रखा, 25 का रूट निकाला, 5 आया, 5 का यहाँ गुणा कर दिया, ई सी मिल गया। समझ पा रहे हैं। और ई एस की वैल्यू पहले से फिक्स है, इन दोनों का रेशियो हमारा m हो जाएगा। बट हम जो आरसीसी में वैल्यू यूज करेंगे m की, इन दोनों के अनुसार निकाल के यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पर अजम्पशन बताया था आपको, मैंने पहले ही कहा था अजम्पशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा। और अजम्पशन में क्या बताया था, हमने क्रीप को भी कंसीडर किया था। यहाँ पर आपको लिखा भी था मैंने, m की वैल्यू 280/3 सिग्मा सीबीसी ली जाती है। ऐसा क्यों कहा था, ऐसा आपको मान्यता में बताया गया था ना, मॉड्यूलर रेशियो m बराबर 280/3 सिग्मा सीबीसी। इसका यूज करते हैं हम। इसका यूज क्यों करते हैं, यहाँ सुन लीजिए, इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ लिख देना, व्हेन क्रीप इज पार्शियली कंसीडर्ड, जब हम क्रीप को आंशिक रूप से कंसीडर करते हैं, जब क्रीप को आंशिक रूप से लिया जाता है, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे ना, जब क्रीप को आंशिक रूप से कंसीडर किया जाता है। कंसीडर का एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता, हम कंसीडर लिख दे रहे हैं, ठीक, आप लिख लेना अपने हिसाब से। कंसीडर्ड या कंसीडर किया जाता है, पूरा लिख लेना, ठीक है। क्रीप को हम जब कंसीडर करेंगे पार्शियली, तब हम m बराबर 280/3 सिग्मा सीबीसी लेते हैं। इसी वैल्यू का हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि ये मान्यता में भी लिख करके दे दिया था WSM मेथड में, ठीक है। अब ये क्रीप क्या होता है, क्रीप का नाम आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे ये सोम में भी आपको पढ़ाया गया था। जैसे ये कोई भी क्या है, कोई भी आपका ये रॉड है, ठीक, किसी भी मेटल की हो सकती है, या तो आपकी स्टील की हो सकती है, आरसीसी किसी भी चीज़ की हो, ठीक है। हालांकि आरसीसी में कभी भी क्रीप आता नहीं है बहुत ज़्यादा, स्टील में आता है। सपोज ये क्या है, रॉड है कोई, आपने इस पर एक लोड लगाया, तो आप सबको बताया गया था ये जो लोड लगा होता है कैसा लोड होता है, ये कांस्टेंट लोड होता है, कांस्टेंट लोड। ये कांस्टेंट लोड एक लॉन्ग टाइम के लिए लगाया जाता है। किसके लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, एट लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय तक हम कोई भी कांस्टेंट लोड लगा देते हैं एट हाई टेम्परेचर। किस पर लगाते हैं इसको हम, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। हम इसको बहुत हाई टेम्परेचर पर लगाते हैं लंबे समय के लिए कांस्टेंट लोड। तो इसके कारण इसकी लंबाई में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है कुछ। इसकी जो लंबाई है ना, ये परमानेंट बढ़ जाती है थोड़ी सी। क्या होता है, इसकी लंबाई में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। ये परमानेंट इलोंगेशन कह दो या डिफॉर्मेशन, परमानेंट मैं आपकी भाषा में परमानेंट चेंज बोल दे रहा हूँ, है ना। इसकी लंबाई में परमानेंट चेंज आ जाता है। इस परमानेंट चेंज को ही हम क्रीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रीप, CREEP, क्रीप। इसी को हम क्रीप कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ये आपने सॉम में पढ़ा है, फिर भी मैंने आपको रिवाइज के लिए बता दिया है। ये बोलिए, क्लियर है सभी को। अब इन सब चीज़ को आप नोट कीजिए नोट्स में। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा m की वैल्यू निकालना दिखा दूं, कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। टेबल बना दें, एक मिटा रहा हूं मैं, आप लोग नोट कर लेना इसको। मैं यहाँ पर क्या एक टेबल बना देता हूँ छोटी सी, जिसमें कि आप लोग m की वैल्यू को इजीली लिख सकें। ये FCK की डेफिनेशन भी आपको बता दी थी पिछले लेक्चर्स में, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल पहले चैप्टर से शुरू किया था पढ़ाना, ताकि आपको चीज़ें बहुत आसान लगें। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा आरसीसी, इसीलिए मैं लेक्चर भी आपको छोटे छोटे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें, रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। और जैसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, आपको बड़े बड़े लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए m की वैल्यू क्या होगी। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है m की जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू पर। m की वैल्यू सिग्मा सीबीसी पर डिपेंड कर रही है ना। तो पहले यहाँ पर हम सिग्मा सीबीसी निकालते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट से। ग्रेड ऑफ कंक्रीट की ग्रेड क्या क्या होती हैं, हम 3-4 वैल्यू ले लेते हैं। M15, M20, M25, M30, यहाँ तक काफ़ी है। और लिख लेना 35-40 जो भी लिखना चाहें। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू, इसका नाम तो सबको पता है ना, सिग्मा सीबीसी का जस्ट पीछे बताया था, परमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन।
5 आएगा 15 के लिए 5 आता है, 20 के लिए कितना आता है 7 आता है, 25 के लिए 8.5 आता है, 30 के लिए 10 आया था, अगर आप और लिखें तो 35 के लिए कितना आया था 11.5, 40 के लिए कितना आया था 13 आया था 13। इन सब वैल्यूज को ऊपर फॉर्मूले में पुट कर दो और यहाँ से m की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लो। m की वैल्यू यहाँ रखेंगे आप 5, तो 5 थी 15, 15 को 280 से भाग करो, जब 15 को 280 से भाग करेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम 18 यूज कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी 18 भी ले लेते हैं, कभी कभी 19 भी ले लेते हैं। 18 या 19 दोनों वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। ये कितना आ रहा है 280 को डिवाइड किया 15 से तो ये 18.67 आ रहा है। 18.67 का मतलब 18 भी ले सकते हैं या फिर 19। कुछ बुकों में 18 दे रखा होगा, कुछ में 19, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं दे रखा हो, सिर्फ ग्रेड दे रखा है तो क्लियर। m यहाँ पर यूनिट लेस होता है बेटा, ये भी लिख लेना आप लोग। ठीक है, m क्या होता है, m यूनिट लेस होता है, m यूनिट लेस है, इसका कोई मात्रक नहीं है क्योंकि रेशियो है ना ये, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यूनिट लेस है, तो यहाँ कोई यूनिट नहीं आएगी। इसकी यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर। 7 रखिए यहाँ, 7 या 21, 21 को आप डिवाइड कीजिए 280 से, 280 डिवाइड बाई 21 तो कितना आएगा 13.33 आ रहा है। हम एग्जैक्ट वैल्यू 13 ले लेते हैं, कितना 13 ले लेंगे 13। ऐसी 8.5 को 3 से गुणा करके 280 से भाग करना, तो इसके लिए 8.5 के लिए जो वैल्यू आएगी इसकी 11 आएगी। कितनी 11 आती है 11। फिर 10 रखेंगे, 10 या 30, इससे डिवाइड करना आप, इसके लिए वैल्यू कितनी लेंगे 9 लेते हैं, फिर 9 लेते हैं, इसके बाद 8 7, ये वैल्यूज हम इसके ले लेते हैं। सभी वैल्यूज को याद रहेंगे, सब वैल्यू आपको क्लियर है ये चीज़, बोलिए। m की वैल्यू सभी को समझ आ रही हैं? ठीक है, लिख लीजिए भाई इसको, m की सभी वैल्यूज को आप लोग लिख लीजिए। इन्होंने ले रखी है 18.67, 13.33, 10.98, 9. वही है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब वैल्यूज वही हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, ठीक है। बाकी आप स्टार्टिंग की 3 वैल्यू याद कर लेना, सिर्फ स्टार्टिंग वाली 3 वैल्यू, ये और ये, इन 3 का ही ज़्यादा यूज होगा। 18 13 11 याद हो जाएगा सभी को ये। ठीक है, चलिए, तो ये आपका मॉड्यूलर रेशियो भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक और टॉपिक इसमें पढ़ा दूं, टोटल इक्विवेलेंट एरिया। ठीक है, उसका एक डेरिवेशन है, उसको समझ लेते हैं बस, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। चौथा टॉपिक, इसको मिटाते हैं और हेडिंग लिखते हैं अगली। अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 4, टोटल इक्विवेलेंट एरिया, कुल समतुल्य क्षेत्रफल। कुल समतुल्य क्षेत्रफल समझेंगे इसको अच्छे से। देखिए, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, इधर ही बना देते हैं। ये हमने कोई एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, ये आरसीसी का कोई एक ब्लॉक बनाया है। इसके अंदर यहाँ पर जैसे आपने स्टील डाल रखी है, ये स्टील की सरिया है, रेनफोर्समेंट बार आपने प्रोवाइड कर रखी है वाली, समझ पा रहे इतना। सपोज आपने इन स्टील का, ये सभी जो स्टील थी ना, इनका जो एरिया है आपने इसको AS मान लिया। एस लिख दो या AST लिख दो, एक ही मतलब है। ठीक है, AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन कह दिया, बाकी आप सिर्फ AS लिख सकते हैं, टेंशन कंप्रेशन ना लिख करके ओनली AS। समझ पा रहे हैं। बाकी जो बीच में है इसमें कंक्रीट भरी हुई है, तो इसका एरिया हमने AC मान लिया। इतना सभी समझ पा रहे हैं, बोलिए इतना क्लियर है सभी को। अब इसके ऊपर से क्या आया, लोड लगा दिया आपने। सपोज कोई लोड P लगाया आपने, इसके ऊपर P लोड, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। हमने डायग्राम में एक RCC का ब्लॉक लिया जिसमें स्टील का एरिया AS मान लिया, जितनी भी स्टील है सभी का, कंक्रीट का एरिया AC मान लिया, इसके ऊपर कोई लोड P लगाया आपने। ठीक है, अब ये टोटल लोड P है, इसको ये कैसे बियर करेगा सेक्शन, तो इसमें से कुछ लोड तो स्टील बियर कर लेगा, बाकी बचा हुआ लोड कंक्रीट बियर करेगा। बियर मतलब सहन करेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो P लोड आपका 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, लिख देना यहाँ टोटल लोड। टोटल लोड जो P है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक तो किसमें, कंक्रीट वाला और एक स्टील वाला।
कुछ लोड तो कंक्रीट सहन करेगी, कुछ स्टील। ये जरूरी नहीं है आधा आधा लोड सहन करें, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया PC प्लस PS दोनों मिलाकर के टोटल लोड के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे क्या करना है, चूंकि आप सब बहुत ज्ञाता हैं, पहले से जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इतना तो सब जानते हैं ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया को इधर ले गए, हो गया या नहीं हो गया, बोलिए यस। यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा निकल के, P बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना, इसको लिखिए कितना आगे, स्टील वाला है तो सिग्मा C इंटू AC प्लस में PS का मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा S इंटू AS। समझ पा रहे हैं ना, सिग्मा S इंटू AS। यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर होगा ये, ठीक है। मतलब P बराबर सिग्मा इंटू A था तो C लिखा तो सिग्मा C AC प्लस में यहाँ सिग्मा S AS। इसको एक इक्वेशन बना लो, एक इक्वेशन बना दिया आपने ये। अब यहाँ पर आगे देखेंगे आप क्या, इसकी WSM मेथड में जो IS कोड का अजम्पशन होता है, अजम्पशन वो क्या होता है, जितना इलोंगेशन आपका कंक्रीट में होगा उतना ही सेम इलोंगेशन स्टील में होगा, क्योंकि ये मान्यता आपको पढ़ाई गई थी कि इसमें परफेक्ट बॉन्डिंग होती है स्टील और कंक्रीट के बीच में। कल की क्लास में पढ़ाया था ना आपको। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू IS कोड लिख दीजिए आप, क्या, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, ये RCC का IS कोड है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग स्टील एंड कंक्रीट में क्या होता है, परफेक्ट बॉन्डिंग होती है। स्टील एंड कंक्रीट में परफेक्ट बॉन्डिंग होती है, परफेक्ट बॉन्डिंग, परफेक्ट बॉन्डिंग होती है। ये अजम्पशन है ना RCC में, इस WSM मेथड का मान्यता है ये। तो अब परफेक्ट बॉन्डिंग का मतलब क्या, अगर इसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो जितना स्टील बढ़ेगा उतना ही कंक्रीट बढ़ेगा। डेट मीन्स इलोंगेशन इन कंक्रीट इक्वल टू इलोंगेशन इन स्टील। इलोंगेशन सोम में आप सबने पढ़ा डेल्टा L को बोलते हैं, और डेल्टा L का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, FL अपॉन AE होता है। क्या होता है, FL अपॉन AE। यहाँ भी क्या हो जाएगा, FL या PL कह दो, P फोर्स है तो PL अपॉन AE। अब चूंकि यहाँ पर क्या है आपका, ये कंक्रीट है, इस सबके साथ C लगा दो, सफिक्स में C, यहाँ पर सबके साथ S लगा दो, सभी के साथ S लगा दो। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब देखो लेंथ तो पूरे सेक्शन की सेम रहेगी, लेंथ तो सेम है, तो LC और LS तो कट जाएंगे, LC और LS कट जाएंगे। लिख देना यहाँ LC इक्वल टू LS है। लेंथ किसी भी सेक्शन की सेम होती है, कोई RCC की बीम है तो जितनी लंबाई तक स्टील है उतना ही कंक्रीट है, ठीक है। तो ये क्या सेम है, लेंथ, लेंथ कट गया। अब फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, इसको सिग्मा C लिख देंगे, सिग्मा C अपॉन में नीचे क्या बचा, EC बराबर यहाँ P अपॉन A, यहाँ भी सिग्मा आ जाएगा लेकिन सिग्मा S अपॉन ES। बोलो समझ आ रहा है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ इधर ले जाएंगे, इसको क्या हो जाएगा, ये ES ऊपर पहुँच गया अपॉन में EC बराबर सिग्मा S अपॉन सिग्मा C। समझ आ रहा है सबको ये चीज़। अब आपने ये सबने पढ़ा है ES अपॉन EC, जस्ट अभी बताए थे इससे पहले। क्या होता है ये, स्टील का प्रत्यास्था मापांक और कंक्रीट के प्रत्यास्था मापांक का अनुपात कहलाता है मापांक अनुपात। क्या कहलाता है, मापांक अनुपात, स्मॉल m। मॉडुलर रेशियो m होता है, बराबर क्या आ गया ये आपका, सिग्मा S अपॉन सिग्मा C। सिग्मा C को इधर ले जाओ तो यहाँ से सिग्मा S बराबर क्या मिल जाएगा आपको, m इंटू सिग्मा C, या m इंटू सिग्मा C मिल गया। ये समझ आ रहा है। ऐसे लिख लो, या करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या, सिग्मा C बराबर सिग्मा S अपॉन m होता है। ये यूज होगा आपका जब हम बीम का एनालिसिस करेंगे ना, तो इसका यूज करेंगे। स्टील का जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, वो सिग्मा ST अपॉन m होता है। यहाँ लिख दूं मैं, इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन स्टील इन ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। अब हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, कंक्रीट के पदों में लिखिएगा, कंक्रीट के पदों में स्टील का समतुल्य प्रतिबल, स्टील का समतुल्य प्रतिबल कितना आया है, सिग्मा ST अपॉन m लिख देना आप, ये यूज किया जाएगा आगे, या फिर सिग्मा S अपॉन m लिख दो, सिंपल सिग्मा S अपॉन m। ये क्या है,
ये कंक्रीट का इक्विवेलेंट स्ट्रेस आया है सिग्मा एस अपॉन एम, ये यूज करेंगे हम एनालिसिस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लेना है इसको। क्लियर ना, यहाँ तक लिख गया सभी का। मैं ये मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट से नीचे नीचे का। अब आपको आरसीसी देखना कितना फेवरेट हो जाएगा आपका, एक एक पॉइंट समझा के चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले इसमें। अब आपके एग्जाम तक अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बना दिया तब कहना। चलिए अब क्या करना आपको, ये जो वैल्यू आई है ना ये वाली, ये वैल्यू इसको पुट कर दो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सिग्मा एस इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो यहाँ पर सिग्मा एस के प्लेस पर। ठीक है, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको P बराबर सिग्मा सी इंटू ए सी प्लस में सिग्मा एस की वैल्यू एम इंटू सिग्मा सी इंटू में ए एस। यहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा सी कॉमन ले लीजिए, तो P बराबर क्या आ गया, यहाँ से P बराबर आ गया सिग्मा सी बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर ए सी प्लस में एम इंटू ए एस, तो ये जो आ रहा है निकल के यहाँ पर, ये ब्रैकेट के अंदर ये आपका टोटल इक्विवेलेंट एरिया होता है, टोटल इक्विवेलेंट एरिया जो हेडिंग लिखी है ना ऊपर, कुल समतुल्य क्षेत्रफल, वही है ये क्या, ए सी प्लस एम इंटू ए एस। अगर आपसे कोई पूछ ले आरसीसी के सेक्शन में टोटल समतुल्य क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कंक्रीट का टोटल एरिया जोड़ेंगे, कंक्रीट का टोटल एरिया लेंगे प्लस में स्टील के टोटल एरिया में मॉड्यूलर रेशियो एम से गुणा करके जोड़ते हैं। एएस में हमेशा ध्यान रखना, जब हम एरिया ऑफ स्टील यूज करेंगे ना तो वहां पर एम का मल्टीप्लाई आपको करना जरूर रहेगा, जरूर करेंगे आप इसका। ठीक है, साथ में यहाँ भी लिख सकते हैं आप क्या, जैसे यहाँ लिखा था इक्विवेलेंट एरिया, वहाँ स्ट्रेस था ना, यहाँ एरिया, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के टर्म्स में स्टील का समतुल्य क्षेत्रफल। तो स्टील का ओनली कितना है, यहाँ केवल स्टील की बात करें तो एम इंटू ए एस। तो ध्यान रखना क्या, जब हम स्टील का समतुल्य क्षेत्रफल लेते हैं तब तो एम से गुणा करते हैं, और जब स्टील का समतुल्य प्रतिबल लेते हैं तो एम से भाग करते हैं। इन दोनों बॉक्स का यूज करेंगे बीम के एनालिसिस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ बच्चों को समझ ही नहीं आता सर हमने एम इंटू ए एस टी क्यों ले लिया, सिग्मा एस टी अपॉन एम क्यों ले लिया। तो अब कल आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिग्मा एस टी अपॉन एम क्यों लिया है या फिर एम इंटू ए एस टी क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ आपको समझा दिया गया ये इक्विवेलेंट स्ट्रेस और इक्विवेलेंट एरिया होता है जो कि स्टील का होता है कंक्रीट के पदों में। अब कंक्रीट के पदों में ही हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम पूरे सेक्शन को होमोजीनियस बना सकें। आगे जाके आप देखेंगे होमोजीनियस सेक्शन हो जाएगा, ये जब डिजाइन करेंगे ना, होता है हेट्रोजीनियस है लेकिन होमोजीनियस इसको मान लिया जाता है। समझ पा रहे हैं, तो रीजन यही है मानने का, हम इसको इक्विवेलेंट कर लेते हैं। यहाँ से चीज़ें क्लियर है सभी को ये। तो अगर आपसे टोटल इक्विवेलेंट एरिया पूछे तो ये आएगा, इक्विवेलेंट एरिया पूछे ओनली स्टील का तो एम इंटू ए एस आएगा। अगर आपसे इक्विवेलेंट स्ट्रेस पूछे स्टील का कंक्रीट के पदों में तो सिग्मा एस अपॉन एम आएगा। उम्मीद है सबको समझ आया होगा ये। तो हमारे 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम कल बीम का एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा इन सब का। तो प्लीज़ करके आप सभी से रिक्वेस्ट है, सिग्मा सीवीसी की वैल्यू, सिग्मा एसटी की वैल्यू और ये इक्विवेलेंट वाले फार्मूले, मॉड्यूलर रेशियो का फार्मूला, सब कुछ आज की जितनी क्लास कराई है सब कुछ याद करके आए एडवांस में, ताकि आपको आगे क्लास को समझने में हेल्प मिल सके। ठीक है, बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके से पढ़ते चलिए। जितना होमवर्क काम दिया जाए उसको ईमानदारी के साथ याद कीजिए। जब आपसे कहा है आज की क्लास को पूरा याद करना है तो कल क्लास लेने से पहले आपको सारा कुछ याद हो जाना चाहिए, आपको एक पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसी तरह इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी दोस्तों में शेयर करें एंड जुड़े रहें जी टेक पॉली के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।